स्वागत है आप सबका। आज हमारे इस योग के तीसरे सत्र में आज फिर से हम कुछ दिव्यांग जन बच्चों के हित के योग आसनों पर चर्चा करेंगे और उन आसनों को सीखने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा में हमने बैठकर और लेटकर करने वाले आसनों का चुनाव किया है। जैसे कल के सत्र में हमने खड़े होकर करने वाले आसनों पर चर्चा करी थी। पांच आसनों पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग 8 आसनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें बैठकर और लेटकर करने वाले आसन आपको सिखाए जाएंगे। इस श्रृंखला में पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन एक इकलौता ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि यह आसन करने से आपके शरीर में जो अन्न गया है उसको हजम करने की आपकी पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है और शरीर को पूरी शक्ति प्रदान करता है, वज्र के समान बनाता है। इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा है वज्रासन। वज्रासन को करने की विधि हम समझेंगे कि दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लिया। अब ये खुद में एक आसन है। ये आसन कहलाता है दंडासन। दंडासन यानी कि जैसे एक डंडा जमीन पे पड़ा होता है, हमारे पैर भी दोनों सीधे जमीन पर हैं। ये बना दंडासन। दंडासन में बैठते हुए एक एक करके आप अपने पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से और मोड़कर इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। पीठ सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और इसी आसन में आप बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। अपने भोजन के उपरांत इस आसन को भी आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 5 मिनट तक आप इसमें बैठ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसका नाम है वज्रासन। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये है वज्र। वज्र यानी एक शस्त्र का, इंद्र के अस्त्र का नाम होता है वज्र। तो वज्र जैसा आपका शरीर बनेगा। कब बनेगा? जब आप जो भोजन करते हैं वो भोजन आपके शरीर में पूरी तरह से यूज हो पाए, हजम हो पाए और उसका पूरा तत्व आपका शरीर ग्रहण कर पाए। तो ये आसन आपको पाचन शक्ति में बढ़ाकर शरीर के अन्न के तत्वों को पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी पाचन शक्ति कई बार बहुत कमजोर होती है। उनकी पाचन शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, विशेषकर क्योंकि जब उनको अन्न की शक्ति मिलेगी तभी उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जो अन्न वो ग्रहण करें वो पूरी तरह से शरीर में यूज भी हो पाए और उसको वो अच्छे से हजम करके उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में यूज कर पाए, क्योंकि जो शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी स्वस्थ होगा। तो दिव्यांग बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही हितकारी है, क्योंकि वो उनके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा देखा गया है कि दिव्यांग बच्चों में पाचन शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मन किसी भी कारण से डिस्टर्ब होता है तो हमारा शरीर और उसके विभिन्न ऑर्गन और उनकी फंक्शनिंग, उनकी कार्यक्षमता भी उस पर आधारित है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस कारण से वो अन्न खाते भी कम है, उनकी भोजन यानी भूख जो है वो भी कम होती है और जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उसको पूरी तरह से हजम नहीं कर पाते। यही कारण है कि उनके विकास की जो दर है, वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर इस आसन को उनके परिवार वाले उनको प्रैक्टिस कराते हैं तो इस आसन के द्वारा वे अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाते हुए अपने शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपने मन और शरीर दोनों को मजबूत बना सकते हैं। ये हुआ वज्रासन। वज्रासन के बाद अब हम दूसरा आसन करेंगे जो कहलाता है जानुशिरासन। ये पश्चिमोत्तानासन का ही एक सरल रूप है।
जिसको पश्चिमोत्तान आसन थोड़ा कठिन आसन होता है, इसीलिए इस आसन को करके हम पश्चिमोत्तान आसन के ही लाभ ले सकते हैं। इस जानुशिरा आसन को करने के लाभ ये होते हैं कि ये हमारी स्पाइन को लचीला बनाता है, हमारे पैरों को, हमारी सियाटिक नर्व को स्ट्रेच देता है, हमारे कंधे, हमारे हाथ और किसी तरह से देखा जाए तो पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो पूरे शरीर को मजबूती देता है। स्टमक के सारे ऑर्गन्स की एक मसाज जैसी हो जाती है प्रेशर पड़ने के कारण, तो उन पर भी इसका एक पॉजिटिव असर आता है। आप सीखेंगे कि जानुशिरासन कैसे करते हैं। दोनों पैर फिर से सीधे कर लेंगे और दाहिने पैर को मोड़कर अपनी पाई, जांघ यानी थाई के पास मोड़कर रखेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को इस तरह पकड़ के अपने माथे को घुटने तक ले जाने का ऐसे प्रयास करेंगे। लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए आप इस पोजीशन में रुकेंगे और फिर आ जाएंगे। आप सांस छोड़ते हुए नीचे गए हैं, सांस रोककर नीचे रुके हैं और फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, सांस छोड़ते हुए हम नीचे गए और सांस लेते हुए वापस आ गए। अब इसी को एक बार हम दूसरे पैर से भी ट्राई करते हैं। बायां पैर मोड़कर दाहिनी जांघ के पास रखा, दोनों हाथ उठाए, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए आगे झुक गए। और इस तरह सांस लेते हुए वापस आ गए। ये कहलाएगा जानुशिरासन। जांघ तक आपका सिर जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जानुशिरासन। जानुशिरासन के लाभ जैसे बताया, आप देखिए, आप इस मूवमेंट में आपका हाथ का इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है। पैरों को जब आप इस आसन करेंगे तो आप पाएंगे ये पूरा स्ट्रेच, पूरी सियाटिक नर्व का जो स्ट्रेच है, स्पाइन में भी स्ट्रेच आ रहा है, स्पाइन भी पूरी आपकी झुक रही है। तो इस तरह से ये स्पाइन पे भी एक पॉजिटिव असर देता है, पूरे पैर पे और हाथ और कंधों पर भी इसका प्रभाव जाता है। साथ ही साथ हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक जेंटल मसाज होती है, जिससे उनकी फंक्शनिंग बढ़ती है। ये हुआ जानुशिरासन। जानुशिरासन, ये दो आसन आपके बैठ के करने वाले हैं। इसके बाद अब जो आसन हम करेंगे वो है लेटने वाले आसन, जिसमें हम पहले पीठ के बल लेटकर आसन आपको बताएंगे। पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे, अब पीठ के बल लेटकर जो पहला आसन हम करेंगे वो कहलाता है अपान आसन। अपान आसन कैसे करना है एक बार आप देख लें, फिर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों हाथों से अपनी घुटनों को इस तरह पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को पेट की तरफ ऐसे दबाएंगे। लगभग 10 सेकंड के लिए इस पे रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, समझे, दोनों पैरों को मोड़ा पेट की तरफ, दोनों घुटनों को पकड़ा अपने हाथों से, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए पेट की तरफ अपने पैरों को दबाया। फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, ये था अपान आसन। अपान आसन हमारे शरीर में दो वायु होती हैं, एक प्राण वायु जो हम सांस अंदर लेते हैं और एक होती है अपान वायु जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं। यानी जो हमारे शरीर का एक तरह से वेस्ट मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है,
तो हम जब सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वो है अपान वायु। इसी तरह शरीर में जो और अपान वायु बनती है, उसको कम करने के लिए और उसको शरीर से निष्कासित करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। यानी ये कहा जाए कि ये आसन हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, पहली चीज। दूसरा, ये हमारे पेट की तरफ जो कि पूरा दबाव पड़ रहा होता है, इसलिए इस आसन के द्वारा फिर से हमारे पेट के संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक जेंटल मसाज सी होती है और उनकी फंक्शनिंग बेहतर होती है। तीसरा, इसमें स्पाइन का भी रोल है, स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारे पैर दोनों पेट की तरफ मुड़ रहा है, तो स्पाइन पे प्रेशर आता है जो हमारी स्पाइन के कर्वेचर को सुधारता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये अपान वायु, अपान आसन हुआ जो हमारे शरीर की अपान वायु को निकालने में मदद प्रदान करता है। अब जो नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वो है द्विपद प्रथम आसन। द्विपद यानी फिर से सीधा लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़कर इस तरह से अपने दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लेंगे और सांस लेते हुए अपने शरीर का कमर का हिस्सा इसको ऊपर उठाएंगे इस तरह से। लगभग 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुकेंगे और फिर हम वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ा, सांस भरी और अपने शरीर को ऊपर उठाया इस तरह से। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। तो ये था द्विपद प्रथम आसन। द्विपद, दोनों पैरों को पकड़कर एक ब्रिज के आकार का पोज बनाना, ब्रिज पोज बनाना। ये भी हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी है, क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं तो पहली चीज कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है और स्पाइन जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, स्पाइन में जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छी तरह से, तो वो हमारे सारे ऑर्गन्स को उसी तरह से ब्लड फ्लो देगी, पॉजिटिव सप्लाई होगी, तो ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं, नए सेल्स बनते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ इसमें भी हमारे हाथ और पैर दोनों का रोल है, दोनों का पकड़ है, तो इस कारण से हाथ और पैरों की भी मजबूती बढ़ती है, कंधों की मजबूती बढ़ती है, कंधे बराबर से पैरेलल हो जाते हैं। किसी किसी के लाउंज होता है शरीर जो ऐसे झुका हुआ होता है, उसको भी ये इरेक्ट बनाता है, स्पाइन को इरेक्ट करता है। तो इस तरह से ये भी हमारे शरीर के कई हिस्सों पर कार्य करता है और उस तरह से ये दिव्यांग बच्चों के शरीर में जो कुछ कमियां हैं या कुछ शरीर में अवरोध हैं, कुछ जोड़ों में अवरोध हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये दो आसन आपके हुए लेट कर, सीधा लेट कर। अब जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे वो है बैठ के लेकिन आगे की तरफ झुकते हुए, सुपाइन पोजीशन। इस आसन को करने के लिए आपको अपनी बॉडी को इस तरह से इस पोजीशन में लाना पड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए कभी घर का बड़ा कोई एक कहता है ना घोड़ा बन जाता है, तो ये ऐसा पोज बनता है। इस पोज में आकर जो हम आसन करने जा रहे हैं वो कहलाता है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज मतलब इसमें आप बेसिकली स्पाइन की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आसन होता है। इसको करने की क्रिया देखिए, सांस लेते हुए अपनी पीठ को ऊपर उठाया ऐसे और गर्दन को नीचे की तरफ लेके गए और फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन अंदर की तरफ ली
और गर्दन को ऊपर उठा लिया। फिर से सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, गर्दन अंदर की तरफ और पीठ और स्पाइन ऊपर की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे गर्दन ऊपर और स्पाइन अंदर की तरफ। तो ये जो मूवमेंट, ये हमारी स्पाइन का जो मूवमेंट हो रहा है, ये पूरी हमारी स्पाइन को एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जो स्पाइन का कर्वेचर है उसको सुधारता है। तो इस तरह से ये आसन पूरी तरह से हमारी स्पाइन पे वर्क करता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो स्पाइन इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। स्पाइन की जब फंक्शनिंग बेहतर होती है तो वो ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो दिव्यांग बच्चों को ये आसन बहुत ही लाभकारी है क्योंकि ये उनकी स्पाइन पे वर्क करेगा और स्पाइन रिलेट करती है ब्रेन से, तो वो ब्रेन पर भी उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती है। अब इसी पोजीशन में एक दूसरा आसन जो हम करेंगे वो कहलाता है सुप्त श्वान आसन। फिर से हम नॉर्मल उसी पोजीशन में आ जाते हैं, अधोमुख श्वान आसन, अधोमुख श्वान आसन। फिर से इस पोजीशन में आए। अधोमुख श्वान आसन यानी श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। तो जब एक कुत्ता देखिए सो के उठता है तो उसकी कैसी पोजीशन होती है, वो एक अंगड़ाई लेता है, उसी से ये आसन बनाया गया है। आप इस तरह से इस पोजीशन में आएंगे, पहले प्राइमरी पोजीशन इस तरह रहेगी, फिर ऐसे ऊपर उठेंगे, पैरों को थोड़ा पीछे होते हुए पूरा स्ट्रेच देंगे, ऐसे जैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, और गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। सांस लेते हुए एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है और शरीर को इस तरह से जैसे अंगड़ाई ली जाती है, इस तरह से अकड़ाना है। तो ये था अधोमुख श्वानासन। अधोमुख यानी ऊपर की तरफ मुख करके श्वान जब एक अंगड़ाई लेता है तो वो बन जाता है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन भी पूरा स्पाइन पे वर्क करता है। जब आप स्पाइन को एक स्ट्रेच प्रदान कर रहे हैं, इस तरह से पूरा खींच रहे हैं, तो ये स्पाइन को एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका पूरा वजन आपके हाथों पर आ जाता है। हाथ और पैरों पर होता है, बल्कि हाथों पर ज्यादा होता है। तो ये आपके हाथों को भी मजबूती देता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो अक्सर देखा जाता है उनके हाथ वीक होते हैं, वो वजन उतना नहीं ले पाते। तो अगर इस आसन की वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके हाथों की जो वजन उठाने की क्षमता है, जो उनके हाथों की पावर है, वो बढ़ती है और इसके साथ साथ वो अपने हाथों को बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं। हाथों की, कंधों की, दोनों की, पूरे हाथ की एक तरह से ये एक्सरसाइज उनकी हो जाती है। तो ये था अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन और चक्रवक्रासन, दो आसन हमने सीखे जिसमें हमारी एक कैट काउ पोज में आके जो आसन हमने किए। अब जो अगले आसन हम करने जा रहे हैं वो है पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। पेट के बल लेटने के लिए आप पहले लेट जाते हैं, पेट के बल इस तरह से, दोनों हाथों को अपनी चेन के नीचे रख लीजिए और रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक रिलैक्सिंग पोज होता है जिसको कहा जाता है मकर आसन। अब इस पोजीशन में लेटकर जो पहला आसन हम करेंगे वो है शलभ आसन।
शलभासन करने के लिए दोनों हाथों को आप अपनी थाइस के नीचे इस तरह दबा लीजिए, अपनी चिन को फ्लोर पे टिका लीजिए और राइट लेग को स्ट्रेट रखते हुए, सीधा रखते हुए ऊपर उठाएंगे इस तरह से। और नीचे आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड से करेंगे। अब ये जो था ये है शलभासन। शलभासन के दो तरीके होते हैं। दो तरीके का मतलब दो तरह से कर सकते हैं। पहले आप केवल राइट लेग से ही अप एंड डाउन करें इस तरह से, 1 2 गिनती गिनते हुए 10 बार। फिर लेफ्ट से 1 2 ऐसे गिनती गिनते हुए 10 बार। और फिर ऑल्टरनेट 1 2 3 4। ये थे बेसिक पोज जो सभी को कराए जा सकते हैं। अब दोनों पैरों से अगर आप उठाते हैं इस तरह से, तो ये थोड़ा सा एडवांस पोज बन जाता है। इसको करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो जब आप देखेंगे उन बच्चों में इतनी क्षमता आ गई है कि वो दोनों पैरों को भी एक साथ उठा सकते हैं, तो आप इसके दोनों पैरों की भी प्रैक्टिस कराएंगे। नहीं तो पहले सिंगल लेग की इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। ये है शलभासन। शलभासन के बाद जो नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हथेलियों को मोड़कर कंधे के नीचे रख लेते हैं। अपनी एल्बोज को बॉडी से सटा के रखते हैं। पीछे अपने पैर के पंजों को मिला के रखते हैं और सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं इस तरह से अपनी नाभि तक। नाभि तक ऊपर जाते हैं और इस पोजीशन में सांस रोककर रुकते हैं। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस रोककर रुके और सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये हुआ भुजंगासन। तो पेट के बल लेटकर हमने दो आसन करे। पहला था शलभासन, जिसमें हम पेट के बल लेट गए, अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख लिया और दाहिने और बाएं पैर को बारी बारी सीधा रखते हुए ऊपर नीचे उठाया। शलभासन का क्या फायदा होता है? शलभासन करने से हमारे पैर की पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। पैरों के साथ साथ जो हमारी डिस्क एरिया होता है, नीचे जो हमारी स्पाइन का लोएस्ट पार्ट है, डिस्क एरिया, वहां पर भी इसका प्रेशर जाता है और डिस्क बल्ज से बचाता है। प्रोस्टेट संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी शलभासन फायदा करता है। और यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड अगर कोई शिकायत होती है तो भी शलभासन फायदा करता है। शलभासन के बाद हमने किया था भुजंगासन। भुजंगासन जिसमें दोनों हाथों को मोड़कर हथेलियों को कंधे के नीचे रखा, कोहनियों को बॉडी से सटा के रखते हुए, पैरों को पीछे मिला के रखते हुए, आगे से सांस लेते हुए ऊपर उठे थे और सांस रोककर रुके थे। अपने शरीर को नाभि तक हमने ऊपर उठाया था। भुजंगासन बहुत ही प्रभावकारी है क्योंकि यह भी फिर से पूरे शरीर पर ही अपना प्रभाव देता है। हाथों का रोल यहाँ पर है क्योंकि हाथ से हम अपने आगे के शरीर का पूरा वजन उठा रहे हैं, तो इस तरह से हाथों की पूरी एक्सरसाइज होती है, कंधों की पूरी एक्सरसाइज होती है, गर्दन ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए अगर किसी को सर्वाइकल की शिकायत होती है तो उसको भी भुजंगासन बहुत फायदा करता है। फिर आपकी स्पाइन पूरी ऊपर जा रही है तो स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और स्पाइन के पोस्चर को भी सुधारता है।
और पेट से संबंधित रोगों में भी मदद करता है, तथा फिर से यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड या मूत्र संबंधित कोई विकार होते हैं तो भी ये मदद करता है। महिलाओं में मासिक संबंधी अगर कोई रोग होता है तो भी भुजंगासन फायदा करता है। तो इस तरह से आज हमने 8 आसन सीखे। पहले बैठकर वज्रासन और हमने दूसरा आसन सीखा था जानुशिरासन, जिसमें बैठकर वज्रासन में पैर मोड़ के बैठे और जानुशिरासन में दोनों एक पैर मोड़कर दूसरे पैर को छूना था। जानुशिरासन के बाद फिर हमने पोज बनाया, सुपाइन पोज, जिसमें एक जैसे घोड़े के आकार जैसा शेप बनाया। उसमें 2 आसन किए थे। पहला था चक्रवृक्ष आसन, जिसमें स्पाइन की कर्वेचर को सुधारने के लिए था, और दूसरा था अधोमुख श्वान आसन। और फिर पीठ के बल लेटकर हमने 2 आसन किए, जिसमें पहला था चक्रासन, जिसमें दोनों पैरों को पकड़ के ऊपर उठना था, और उसके बाद जो किया था वो था जब आपने एक आसन किया, सीधा लेट के दोनों पैरों को मोड़कर पकड़ा और कमर को ऊपर उठाया। और इसके अलावा दूसरा था अपान आसन। अपान आसन, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ के पकड़ा और पेट की तरफ उसको दबाते हुए ये हमारे शरीर की अपान वायु को निकालने में मदद करता था। फिर पेट के बल के 2 आसन हो गए, जिसमें था शलभासन और भुजंगासन, इनके बारे में अभी आपको जानकारी दी। तो इस तरह से ये 8 आसन हैं। कल की श्रृंखला के अगर मिला ले 5 आसन, तो कुछ 8 और 5 13 आसन हैं, जो आप दिव्यांग बच्चों के साथ अगर उनका आप प्रयोग करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आज हम आपको थोड़ा सा प्राणायाम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिसमें कल हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताया था, जिसके 3 प्रकार सिखाए थे। उसको शॉर्ट में बता देते हैं एक बार रिवीजन के लिए। पहला था भस्त्रिका में लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। सिंपल ऐसे सांस लेना और छोड़ना जब आप करते हैं, ये भस्त्रिका में आ जाता है। लंग्स का एक्सपेंशन होता है, चेस्ट मूवमेंट होता है, तो वो भस्त्रिका होती है। दोनों हाथों को मोड़कर, ये भी भस्त्रिका का एक प्रकार है। और हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथ नीचे खींचना, ये भी भस्त्रिका का ही एक रूप है। ये 3 तरह से सिखाया गया था, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व थी, जिस कारण से ये प्राणायाम का फायदा भी देता है। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण फिजिकल जो उनका हाथ पैरों का जो हाथों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी ये मदद करता है। आज जो आगे हम अगला प्राणायाम सीखने जा रहे हैं वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हम एक बार गहरी सांस भरते हैं और फिर पेट को अंदर खींचते हुए केवल सांस छोड़ने पर ध्यान देते हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि करने वाला व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता हो या बहुत हाई ना रहता हो, साथ ही साथ उसको कोई हृदय संबंधी हार्ट डिजीज ना हो। अगर कोई हृदय संबंधी डिजीज होता है तो उसको कपालभाति प्राणायाम नहीं कराते। अगर किसी की बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसको भी कपालभाति नहीं कराते। अदरवाइज सभी ये प्राणायाम कर सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है। ये प्राणायाम पूरा हमारे पेट के ऑर्गन्स पे असर देता है, हमारे पेट की चर्बी को घटाता है, हमारे शरीर के बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और इस तरह से हमारे वजन घटाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारी पूरी बॉडी में जब यूज होती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हर तरह से बेहतर होती है। क्रिया को देखें और समझने का प्रयास करें। एक बार गहरी सांस लीजिए। अब देखिए, पेट हमारा इस तरह से अंदर खींच रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। इसमें सांस लेने की कोशिश अपनी तरफ से हम बिल्कुल नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत सांस अपने आप ऑटो रिफ्लेक्सेस के थ्रू वो अंदर अपने आप चली जाती है। तो एक बार देखिए और इसकी कोशिश करिए। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कि पेट को, जब आप एक बैलून से समझने की कोशिश करिए, जब आप एक गुब्बारे में हवा भरिए और उसको
पिचकाइए, उसको दबाइए, तो कैसे झटके से हवा सारी बाहर आ जाती है। पेट के ऊपर भी एक डायफ्राम होता है हमारे, डायफ्राम इज जस्ट लाइक अ बलून। आप उसको भी जब अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम हमारी लंग्स पे प्रेशर देता है और सारी जो सांस अंदर होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरह से करने पे आपको केवल सांस छोड़ने पे ध्यान देना है और सांस लेनी नहीं है। सांस जितनी जरूरत है वो अपने आप बॉडी खुद ही स्वतः ग्रहण कर लेती है। इसको देखिए और सीखने का प्रयास करिए। अभी जैसे हमने ये 30 बार किया, आप इसी प्राणायाम को शुरुआत करें 50 बार करने से। धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसको आप 100 बार करें और एक हफ्ता पूरे होने के बाद 200 बार और इसी तरह बढ़ाते हुए आप 500 बार तक ले जा सकते हैं। अगर हम 500 बार डेली इस प्राणायाम को करते हैं तो उसको करने से ही हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव आप करने लगेंगे। साथ ही में जो आजकल पेट, सबसे ज्यादा लोग पेट से परेशान होते हैं और पेट की समस्याओं से परेशान होते हैं। पेट पे चर्बी सबसे जल्दी चढ़ती है, उतरती सबसे देर से है। तो इस प्राणायाम को ही करने से हमारा पेट पे चढ़ी हुई जो चर्बी है वो कम हो सकती है। साथ ही साथ पेट से संबंधित जो भी विकार है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है या खाना हजम नहीं होता है, इनडाइजेशन है, ये सारे रोग भी इसको करने से दूर हो जाते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम जो हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने के लिए एक हाथ को ध्यान मुद्रा में रखिए और एक हाथ की पहली, दूसरी और तीसरी उंगलियों को इस तरह से मोड़ लीजिए। छोटी उंगली और अंगूठे को खुला रखेंगे, नॉस्ट्रल्स को खोलने और बंद करने के लिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले भी हम चेक करेंगे कि हमारी सांस किस तरफ से चल रही है, किस तरफ से हमारी सांस खुलकर जा रही है। इस तरह से चेक करेंगे। एक बार आपने बाएं से लेकर छोड़ा, फिर एक बार दाहिने से। जब आप इस तरह से सांस चेक करते हैं, जो कि ये आपको प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होने पर भी करनी है और प्राणायाम के दौरान जब आप अनुलोम विलोम तक पहुंचते हैं तो फिर से चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारी दोनों नासिकाओं को बारी बारी इस्तेमाल करने की बारी आ जाती है। तो अभी आपका जो भी श्वास बेहतर है उससे हम शुरू करेंगे। जैसे इस समय हमारी बाईं तरफ की श्वास चल रही है बेहतर, तो हम बाएं से कर रहे हैं। अगर किसी का दाहिना ठीक है तो वो दाहिने से ही शुरू कर सकता है। करने की विधि देखिए। बाईं तरफ से हमने सांस खींची, रोकी और बाएं को बंद करते हुए धीरे से दाहिनी तरफ से छोड़ दी। अब दाहिनी तरफ से सांस खींची, रोकी और बाईं तरफ से सांस छोड़ दी। आपने देखा, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से सांस खींची, रोकी। रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्राणायाम में, क्योंकि जब आप सांस खींचते हैं और फिर जब आप रोकते हैं तभी उस प्राणायाम का पूरा प्रभाव और पूरा लाभ हमारे शरीर को मिल पाता है। क्योंकि जब सांस अंदर गई और अगर उसको अंदर रुकने का समय नहीं मिला तो जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ग्रहण करा वो वैसे के वैसे बाहर में निकल जाता है, क्योंकि शरीर में लंग्स को ऑक्सीजन को कैच करने के लिए, ग्रैब करने के लिए कुछ सेकंड का वक्त लगता है। इसीलिए सांस लीजिए, जब भी प्राणायाम लीजिए तो हमेशा रुक रुक के, मतलब कि सांस को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा विराम देकर सांस लीजिए और छोड़िए, ताकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को दिन भर नहीं मिल पाती है वो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को उस 15 से 20 मिनट के प्राणायाम के सेशन के दौरान मिल जाती है, जो पूरे दिन भर हमारे शरीर को चलाने में मदद करती है। एक बार फिर से देखें, इस प्राणायाम को भी आप शुरुआत कर सकते हैं लगभग 20 बार। जैसे अभी मैंने जो किया वो एक था, एक बार दाहिने से लिया, बाएं से
इधर छोड़ा, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ा, तो ये एक सर्कल हमारा पूरा हुआ। इस तरह से आप 20 बार से शुरुआत करिए पहले बेसिक लेवल पे, और धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते बढ़ाते घड़ी देखकर 5 मिनट अगर हम डेली कर लेते हैं तो ये प्राणायाम बहुत ही हितकारी है। बहुत हितकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सेलुलर लेवल तक जाके हमारे सेल्स तक को ये सुधारता है, नए सेल्स बनाता है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं है, इंटेलेक्चुअली जो वीक है, उनके नए ब्रेन सेल्स बनाने में ये हेल्प करेगा, और उनको ब्रेन की तरफ से जो भी शिकायतें, जो भी उनके ब्रेन में कमियां हैं, उनको दूर करने का वो प्रयास करेगा। तो एक बार फिर से आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें, साथ ही उन बच्चों को कराएं ताकि उनके अंदर भी ये पॉजिटिव चेंजेस आए। बाएं से सांस खींचिए, रोकिए और दाहिनी तरफ से धीरे से छोड़ दीजिए, फिर दाहिने से खींचिए, रोकिए और छोड़ दीजिए। तो जब भी आप इस प्राणायाम की प्रक्रिया की प्रैक्टिस करेंगे, आप 1, 2 बार, 3 बार भी जब करेंगे, तभी करने पर आपको महसूस होगा जैसे शरीर को कुछ मिला, कुछ नई शक्ति, नई ऊर्जा शरीर को प्राप्त हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि इसको करने से एक तो हमारे सेल्स तक में ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचाने में ये मदद करता है, नए सेल्स बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बढ़ा देता है शरीर में। तो शरीर में जब ऑक्सीजन बढ़ती है तो शरीर को एक न्यूट्रिशन मिलता है, एक तत्व, एक भोजन जैसा मिलता है, तो वो शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्राणायाम को करने की, इसको सीख के पूरी तरह अच्छी तरह से करने का प्रयास जरूर करें। इसी के बाद अब जो अगला प्राणायाम हम आपको बताने जा रहे हैं, उस प्राणायाम में आपको सिंपली केवल सांस लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। सिंपल है, क्योंकि दिन भर जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो बहुत ही शैलो ब्रेथ्स होती है, बहुत ही गहराई नहीं होती उस सांस में। नॉर्मली हम ऐसे सांस लिया छोड़ा, ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इस कारण से इस वाली सांस की जो ब्रीदिंग टेक्निक अब आपको सिखाई जा रही है, प्राणायाम का हालांकि हिस्सा नहीं है, लेकिन ये केवल हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल है। आप 10 गिनती तक सांस खींचने की कोशिश करेंगे, 20 गिनती तक सांस को रोकेंगे, और फिर अगली 10 गिनती तक सांस को छोड़ना है। 10 गिनती तक खींचना है, 20 गिनती तक रोकना है और 10 गिनती तक छोड़ना है। ये गिनती आप अपने मन में खुद ही गिन सकते हैं, मन ही मन आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती गिनेंगे और आप सांस को खींचेंगे, छोड़ने से पहले रोकेंगे 20 गिनती के लिए, और फिर धीरे धीरे इसको आप छोड़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे ये आपको करना है। आपको सर गिनती गिननी पड़ेगी जरा, सर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप गिनती गिनेंगे, मैं सांस खींच के बताऊंगा। अब देखिए हम सांस खींच रहे हैं, 10 गिनती तक सांस को खींचेंगे और फिर 20 गिनती तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब छोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको गिनती, चूंकि आपको समझाने के लिए गिनती गिनवाई गई है, आपको अपने मन में ही गिनती गिननी है। 10 गिनती तक आप सांस को खींचें। अब सांस खींचने और सांस छोड़ने की जो ये 10 की गिनती है, ये शुरुआत में कम होगी। शुरुआत में आप सांस खींचेंगे तो हो सकता है 3 तक ही बोलते बोलते मन में आपकी सांस पूरी आप भर लें। वो भी विद प्रैक्टिस आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी सांस को खींचने की और सांस को छोड़ने की भी। जहां तक रोकने की बात है, रोकना थोड़ा सा आसान होता है।
20 गिनती तक जैसे मैंने अभी रोका, आप शुरुआत में हो सकता है 10 गिनती तक रोक पाए, 8 गिनती तक या 12 गिनती तक, किसी भी गिनती तक रोक सकते हैं। वो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, गिनतियों में भी अटकिएगा नहीं। शुरुआत में आप जितनी भी गिनती तक खींच पाए, रोक पाए और छोड़ पाए, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर यह है कि आप इसको शुरू करें। शुरुआत में जो भी गिनती होती है उसको ध्यान में रखें, और आप इसकी जब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप 10 20 10 का जो ये अनुपात है इसको पहुंच जाते हैं। और ये आपको जब आप करते हैं तो इसको केवल करना 5 से 10 ही बार है, ज्यादा देर नहीं करना है। लेकिन उस 5 से 10 गिनती तक अगर आपने इस तरह से सांस ली, रोकी और छोड़ी, तो क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी आपको जरूरत होती है वो आपके दिन भर के लिए ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को मिल जाती है। और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें आप एक एनर्जेटिक खुद को महसूस करते हैं, थकान कम होती है और दिन भर की आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरह से ये आपको शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। इसलिए एक सिंपल सी क्रिया आपको बताएगी कि आपको एक कुंभक की एक क्रिया होती है कि सांस को अंदर भरा और सांस को रोक लिया, आंतरिक कुंभक कुंभक लगाया, जिसको योग की भाषा में कहते हैं। तो सिंपल समझिए कि सांस खींचिए, उसको रोकिए और फिर छोड़िए। तो इस तरह से करने से आप शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसी के बाद एक क्रिया आपको बताते हैं, जिसको करने से आप उन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को शांत भी कर सकते हैं और उनके शरीर में, आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो मौसम है गर्मी का, गर्मी के कारण भी कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए एक प्राणायाम होता है जिसको कहते हैं शीतली प्राणायाम, जो कोई भी कर सकता है। गर्मी के मौसम में ही किया जाता है क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। तो शीतली प्राणायाम किस तरह करेंगे, देख लीजिए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, अपनी दोनों दांतों के बीच में ऐसे जबान को रख लेते हैं थोड़ा सा मोड़ के, और मुंह से सांस को खींचते हैं। फिर नाक से सांस को छोड़ते हैं। मुंह से आपने सांस खींची और नाक से छोड़ी, और बीच में आपको उस सांस को रोकना है। तो ये है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को जब करते हैं तो वो गर्मी के मौसम में करने पर हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। जब शरीर ठंडा होता है तो धीरे धीरे मन भी ठंडा होता है, दिमाग ठंडा होता है। तो गर्मी के कारण जो अगर कोई विकार आते हैं या गर्मी से जो चिड़चिड़ापन होता है, उससे उन बच्चों को लाभ मिलता है और वो शांत हो जाते हैं। तो बेसिकली मन को भी शांत करता है और शरीर को भी ठंडक प्रदान करके एक शांति का अनुभव कराता है। ये है शीतली प्राणायाम। अब जो आखिरी आपको सिखाने जा रहे हैं वो है शंखनाद। शंखनाद यानी शंख जैसी ध्वनि को निकालना। जब ये प्रयोग बच्चों के साथ किया जाता है तो वो बहुत एंजॉय करते हैं इसको, क्योंकि वो उनके लिए खेल जैसा हो जाता है। दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बना के मोड़ते हैं और एक शंख जैसा समझिए, ये आपका शंख है। शंख का आकार इसको मानते हैं। सांस लेते हैं और अपने मुख से थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट करते हुए एक शंख जैसी ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार देखें और सीखें। तो ये थोड़ी शंख जैसी ध्वनि होती है। जब आप बेसिक में शुरुआत करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं शंख जैसी आवाज नहीं निकल रही है। कोई बात नहीं, जैसी भी आवाज निकल रही है, हमें आवाज निकालने से मतलब है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आवाज भी एक शंख जैसी थोड़ी मधुर आवाज निकलेगी। अगर नहीं निकलती है तो परेशान नहीं होंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसको करने से लाभ क्या है कि ये जब आप हवा ब्लो कर रहे हैं बाहर की तरफ, जब भी हवा ब्लो करते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं या इस तरह से शंख बजाते हैं या घरों में जब शंख बजता है, तो वो करता क्या है, हमारी लंग्स में एक एक्सपेंशन देता है। लंग्स एक्सपैंड करती है एक ज्यादा हमें मात्रा में, और कुछ सेकंड्स के लिए हम लगातार सांस बाहर ब्लो कर रहे हैं। तो लंग्स थोड़ी देर के लिए एक्सपेंडेड रहती है। एक्सपेंशन से क्या होता है, लंग्स के एल्वेओलाइज को जगह मिलती है और वो प्रॉपर्ली थोड़ा उनको एक रेस्ट भी मिलता है। जो सिकुड़न ऐसे होती है वो थोड़ा सा ऐसे खुल जाती है और ये लंग्स की एफिशिएंसी को बहुत बेहतर बनाता है।
अगर असली का शंख किसी को बजाना आता हो तो वो भी बजा सकता है, लेकिन उन बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ में आप असली शंख का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नकली झूठ मूठ का एक शंख बनवाइए और उनसे बजवा के देखिए। ये उनको एक हल्की सी क्रिया, एक थोड़ी मजाक जैसे भी लगती है कई बार, लेकिन इसको वो जब करते हैं तो उनके अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो इस तरह से आज हम इस श्रृंखला को विराम देते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ